हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। बाबू आपने मुझसे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे एक इंट्रो लेक्चर ले लिया है और वहाँ मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की थी बाबू आपको। जनरली मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को और रिटेन अर्निंग को ऑनर फंड बोल रहा था, मालिकों का पैसा। बेटा जिसका पैसा कभी वापस नहीं करना होता उनको मैं मालिक बोलता हूँ, और जिनका पैसा आज नहीं तो कल वापस करना हो वो सब बेटा लोन है मेरी नज़र में। ठीक है ना, चाहे किसी का नाम ले लो बेटा, हर चीज़ लोन है। ठीक है, लो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टॉपिक का नाम है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। सही मायने में बेटा ये चैप्टर ही यहाँ से स्टार्ट होता है। वो जो आप टॉपिक पढ़कर आते हो फैक्टर ऑफ एक्टिंग, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, उनका कोई लेवल नहीं है बेटा, वो तो मैं 11th में ही फेल देता हूँ टॉपिक। चलो जी बेटा बात करते हैं टॉपिक की, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से? बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स बिटवीन ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? दो चीजों का मिक्स, ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर फंड सिंपली मीन्स इक्विटी and borrowed fund simply means debt। बेटा क्या पता लगता है किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से? बेटा किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से ये पता लगता है कि बेटा मालिकों ने कितना पैसा लगाया और बेटा कर्जा उठाकर आपने कितना पैसा लगाया। लेट्स सपोज कि मैं बोलूं कि एक फर्म में बेटा 100 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से 70 करोड़ रुपए बेटा इक्विटी के हैं। इक्विटी मतलब ऑनर फंड, मालिकों का पैसा है, और बेटा मैं बोलूं 30 करोड़ कर्जे का पैसा है। तो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर ये बात बताता है आउट ऑफ टोटल फंड कितना पैसा मालिकों ने लगाया और कितना पैसा कर्जे का है। समझ आई बात? कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ बोलना शुरू करना है अब आपने। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स बिटवीन ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर फंड का दूसरा नाम और बोरोड फंड का दूसरा नाम डेट। बेटा जब मैं वर्ड बोलता हूं इक्विटी, मेरा कभी भी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से नहीं है। मैंने ये तो नहीं लिखा ना इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने वर्ड लिखा इक्विटी। आप बेटा धीरे धीरे अकाउंट्स में भी ये बात पढ़ लोगे, ठीक है ना, रेशो वाले चैप्टर में काफ़ी ने मुझसे पढ़ ली है। बेटा इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी 3 चीज़ों से मिलकर बना है बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग। बेटा कुछ कहने की बात ही नहीं, मैंने ये तीनों टॉपिक पढ़ाए हैं आपको। ऑल्दो बता देता हूं, ये ना मुझे बड़ा खटकता है बेटा इक्विटी में दिखाई देता हुआ। मैंने क्या बोला था? जिसका पैसा आज नहीं तो कल वापस करना हो वो बेटा लोन है, वो एक डेट है और कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा प्रेफरेंस का पैसा भी आज नहीं तो कल वापस करना होता है। मिनिमम 5 साल के लिए आपको पैसा मिलता है, मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए पैसा मिलता है। तो 20 साल में तो पैसा वापस करेंगे ही करेंगे, और जब करना है बेटा क्यों दिखा रहे हो बाबू? अभी यार ये ना बड़ा इलॉजिकल सा है। कई लोगों का स्टैंड प्रेफरेंस को लेकर है बेटा कि इसको इक्विटी में दिखाओ, कई लोग डेट कहते हैं। लेकिन बेटा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे बने हुए हैं कि हमें इसको इक्विटी में दिखाना पड़ता है। आपको बता देता हूँ 11th क्लास में ना आपको एक MCQs करके या फिलिंग द ब्लैंक्स करके एक चीज़ आती थी कि इनमें से कौन सा हाइब्रिड सोर्स ऑफ फंड है। हाइब्रिड बोलते हैं बेटा इसको। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, ये 2 चीज़ों का मिक्सचर है बेटा, इक्विटी का और डेट का। बेटा इसमें डेट वाली डिवेंचर वाली एक क्वालिटी है बेटा। जैसे डिवेंचर के आगे एक फिक्स्ड रेट मेंशन होता है, इसके आगे भी एक फिक्स्ड रेट मेंशन होता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक इक्विटी वाली क्वालिटी है बाबू। अगर कंपनी को लॉस हो जाए, जैसे इक्विटी का आप डिविडेंड नहीं देते वैसे ही आप प्रेफरेंस का भी डिविडेंड नहीं देते, क्या होगा? क्यूमुलेट ही तो कर लेगा, देते तो नहीं ना आप। तो बाबू ये क्वालिटी है इसके अंदर इक्विटी वाली भी, तो इसको इक्विटी का पार्ट इस लॉजिक पे इन्होंने बना दिया। ऑल्दो मैं तो इसको डेट ही मानता हूँ। और आप देख लेना अभी 2-1 दिन बीतने दो, 2 भी नहीं कह, कल ही शायद मुद्दे पे आ जाऊँ मैं। कल ही बेटा देखना मैं इसको डेट में बोलूँगा, कल ही NCERT ठीक करके इसको डेट में बोलेगी। ठीक है जी बाबू, दोबारा बोल रहा हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स बिटवीन ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर फंड का दूसरा नाम
और बेटा बोरोड फंड का दूसरा नाम डेट। बेटा ऑनर फंड इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है ना। एंड डेट इंक्लूड, बेटा बाकी जितना कुछ जानते हो सब डेट में चिपका देना, जो भी आप जानते हो। वैसे मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, डेट इंक्लूड डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। बस 4 बातें याद रखें। डेट इंक्लूड डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा, ठीक है। अब एक बड़े काम की बात, डेट हैव टू फिक्स्ड लीगल ऑब्लिगेशन। अगर बेटा कभी भी आपने डेट से पैसा लिया ना, तो आपके ऊपर 2 फिक्स्ड लीगल ऑब्लिगेशन आती है, यानी कि बेटा कुल मिला के बोलूँ तो 2 सिरदर्दियां। बेटा कहीं से पैसा उठा लो डेट, चाहे आप पब्लिक डिपॉजिट ले लो, चाहे कमर्शियल पेपर, चाहे बैंक लोन, चाहे डिवेंचर, 2 सिरदर्दियां शुरू हो जाएंगी। पहली सिरदर्दी का नाम है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ब्याज देनी पड़ेगी बेटा रेगुलर। एंड बेटा दूसरी सिरदर्दी पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पर प्रिंसिपल भी वापस करना होगा। पता है ना, कोई भी डेट से पैसा उठा लें बेटा, ये 2 सिरदर्दियां मेरी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। सब सामने देख रहे हैं बेटा, मैं बहुत बार टोक चुका हूँ, मेरा किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता, सामने देखते रहो। मैंने कुछ ही अभी नोट्स की बात नहीं करी, कुछ नहीं कहा आपको। लो जी, अभी जितना मैंने बोला मेरे साथ साथ, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स बिटवीन ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। बाबू ऑनर फंड का दूसरा नाम और बोरोड फंड का, बाबू इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। डेट इंक्लूड डिवेंचर्स, बैंक लोन, कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा। डेट हैव टू फिक्स्ड लीगल ऑब्लिगेशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन मैच्योरिटी, ठीक है ना। एक तो ब्याज देनी है बेटा रेगुलर, और एक बेटा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है मैच्योरिटी के टाइम पर। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वेज। कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के 2 रास्ते होते हैं, ऑल्दो अकाउंट्स में हम एक ही रास्ता पढ़ते हैं। बाबू समझना जरा, पहला रास्ता बाबू, कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वेज। पहला रास्ता है बेटा डेट इक्विटी रेशो, हम अकाउंट्स में यही पढ़ते हैं और ये रास्ता भी ओके माना जाता है बिल्कुल। अकाउंट्स में आप भी यही पढ़ोगे सब बेटा। बाबू कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने के 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा डेट अपॉन इक्विटी। अगर बाबू रीड करना सीखो, अगर मैं बोलूं कि डेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में 15 लाख लगा है और इक्विटी 10 लाख लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है बेटा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लगे तो हैं 25 लाख, 25 लाख में से लोगों का कर्जा 15 लाख का है, 10 ही लाख रुपए ऑनर ने अपने लगाए हुए हैं। रीड किया जा रहा है, सिंपल बात, कोई मुश्किल बात नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वेज। फर्स्ट वे इज डेट इक्विटी रेशो, जो बोलता है डेट अपॉन इक्विटी। क्या बेटा डेट अपॉन इक्विटी से बड़ी क्लैरिटी मिलती है बेटा कैसा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। टोटल लगे हुए हैं 25 लाख, 25 में से 15 लोगों के। ओके बात, समझ आई बात? बढ़े आगे बेटा। सेकेंड वे कैलकुलेट करने का, डेट आउट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ टोटल, डेट आउट ऑफ टोटल। बेटा इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। अगेन ये भी बहुत अच्छा वे है, लेकिन अकाउंट्स में हमें इससे कैलकुलेशन नहीं कराई जाती है, हमें अकाउंट्स में ऐसे कराया जाता है कैलकुलेट। बाबू दिक्कत क्या है बाबू, ये भी एक बहुत अच्छा ओवरव्यू देता है आपको। मैं बोलूँ बेटा 15 लाख का डेट है और बेटा इक्विटी लगी है 10 लाख, तो क्या पता लगता है? टोटल 25 लाख में से 15 लाख का कर्जा ही कर्जा है। रीड करा जा रहा है ना बेटा? कोई मुश्किल बात तो बोली नहीं मैंने अभी तक, समझ आई बात? बाबू इतना रिपीट, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसी से रिलेटेड। हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? मिक्स बिटवीन ऑनर फंड का दूसरा नाम, इक्विटी इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। बेटा बोरोड फंड का दूसरा नाम, डेट इंक्लूड
डिबेंचर्स, बैंक लोन, कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट्स. डेट हैव टू फिक्स लीगल ऑब्लिगेशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन मैच्योरिटी. ठीक है ना. कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू वेज. फर्स्ट वे इज डेट इक्विटी रेशियो. फॉर्मूला है बेटा डेट अपॉन इक्विटी एंड द सेकेंड वे इज डेट आउट ऑफ टोटल. ठीक है ना बाबू. दैट सिंपली मीन्स डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी. ठीक है ना. दोनों बेटा एक जैसी क्लैरिटी देते हैं. ओके बात बेटा. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो स्टार्ट होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है. मैं पहले इसका मतलब बोल रहा हूं, ऑल्दो समझ नहीं आएगा कुछ बेटा, फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, सुन लो. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेट टू प्रोड्यूस गेन फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें डेट का इस्तेमाल किया जाता है इक्विटी के फायदे के लिए. समझ कुछ नहीं आया, मुझे भी पता है. मैं जब तक प्रूव नहीं करूंगा तब तक बेटा समझ में आएगा नहीं. लेकिन अच्छा हिंदी में एक बात याद रख लो, डेट से इक्विटी वालों को फायदा पहुंचता है. मैं ये बोल रहा हूँ बाबू. देखो अभी तक मैं आपको एक बात बोलूँ ना, आपसे सोचूं जितनी आपकी नॉलेज है कि ऑनर फंड अच्छा होता है या बोरोड फंड अच्छा होता है. हमेशा मेरे सामने बच्चों का आंसर होता है ऑनर फंड से बेटर कुछ नहीं होता. अपना पैसा सबसे अच्छा है ना. ऐसे ही होता है ना बेटा, है ना. आप भी यही कहोगे बेटा. बोरोड फंड से अच्छा कुछ भी नहीं होता. होता ही नहीं कुछ भी अच्छा बोरोड फंड से. दूसरों का पैसा कितना अच्छा होता है पता है तुम्हारे को. लॉजिक है बेटा. इस बात को मैं प्रूव करूंगा. मेरा दिल नहीं कह रहा ऐसा बोलने को. इस बात को मैं जब प्रूव कर दूंगा तब मैं दोबारा रीड कराऊंगा. अभी के लिए नोट्स बंद कर दो. आज नोट्स नहीं चाहिए. अब सामने देखो आप, बस बेटा आप सामने देखना और यकीन मानना ये टॉपिक अगर ढंग से ना समझा तो रायता फैल जाएगा, क्योंकि पेपर में आएगा ही आएगा. ठीक है जी. चलो बिजनेस में पहली बार न्यूमेरिकल करेंगे 2 साल में. और तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ये 11th में ही करा दिया था, जबकि 11th में आपका पार्ट नहीं है. ऐसे थोड़ी 11th में इतनी मेहनत की हुई है. लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीज़ों को समझना बेटा. ये जो 4 बातें हैं इन 3 सिचुएशन के लिए बिल्कुल कॉमन है. ठीक है जी. लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना आपने 11th में पढ़ा उससे आगे जाऊँगा मैं. सुनना बेटा, ये जो 4 बातें इन 3 सिचुएशन के लिए कॉमन है. मतलब इन तीनों सिचुएशन में मुझे 30 लाख रुपए की ज़रूरत है. इन तीनों सिचुएशन में अगर मैंने पैसा ब्याज पे उठाया तो ब्याज 10% लगेगी. इन तीनों सिचुएशन में बेटा मेरा टैक्स रेट 30% है. आप जो भी कमाओगे सरकार 30% टैक्स लेगी. और इन तीनों सिचुएशन में EBIT 4 लाख है. अब EBIT क्या 4 लाख है, क्या मतलब है EBIT का, अभी पता लगेगा, टेंशन मत लो बाबू. बहुत आराम से समझते हैं. देखो मुझे इन तीनों सिचुएशन में 30 लाख की ज़रूरत है. ठीक है. और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने डेट पहली सिचुएशन में कोई लोन नहीं लिया, दूसरी सिचुएशन में लोन लिया 10 लाख का, और तीसरी सिचुएशन में लोन लिया 20 लाख का. बहुत आराम से इस बात को समझना. ऑल्दो मैं थोड़ी देर बाद इस चीज़ का दोबारा जिक्र करूंगा और पूछूंगा आपसे बेटा, जब मुझे 30 लाख की ज़रूरत है और मैंने डेट से पहली सिचुएशन में कुछ नहीं लिया, दैट सिंपली मीन्स जो ये 30 का 30 लाख है इक्विटी से लिया होगा. यार दो ही तो रास्ते हैं पैसे आने के, या डेट या इक्विटी. ठीक है ना. जब मैंने डेट से कुछ नहीं लिया, दैट सिंपली मीन्स कि 30 लाख किसने दिए मुझे. समझ आई बात. दूसरी सिचुएशन में मैंने बेटा 10 लाख रुपए डेट से लिए. जब 10 लाख रुपए डेट से लिए, मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए ही 30 लाख, तो बेटा 20 लाख कहाँ से आए होंगे, इक्विटी से आए होंगे. और तीसरी सिचुएशन में बेटा जब मैंने डेट से पैसा लिया 20 लाख, दैट सिंपली मीन्स इक्विटी से पैसा 10 लाख लिया. क्योंकि मैंने बोला था ये 4 बातें इन तीनों सिचुएशन में कॉमन है. मुझे 30 ही लाख चाहिए बेटा हर हाल में. दैट सिंपली मीन्स बेटा इक्विटी से पैसा आया होगा. वर्ड इक्विटी लिख लो चाहे.
इक्विटी से पैसा आया होगा 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख। देख लो बेटा, बता दो इतनी बात समझ आई क्या? पक्का समझ आई? मैंने पूछना है थोड़ी देर बाद, फिर मत बताना कि ये कैसे हुआ था। चलो ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ गई तो मैं बढ़ता हूं आगे। बेटा इंटरेस्ट रेट मैंने बता दिया, जब जब भी ब्याज पे पैसा आएगा, चाहे किसी सिचुएशन में आए, 10% ब्याज लगेगी। जब जब भी कमाओगे बेटा, जितना भी कमाओगे, तीनों सिचुएशन में सरकार का टैक्स रेट सेम है 30%। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ईबीआईटी? बस अब एक ईबीआईटी पे एनालिसिस कर लूँ तो बेटा मेरा काम हो गया। लो समझना बहुत आराम से। बेटा आपने ना क्लास 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, जिन्होंने बनाया होगा उन्हीं के लिए बात है बस ये। हाँ जी बेटा, बाकी तो सबको रट्टा ही मारनी पड़ेगी, आधे से ज़्यादा नहीं बनाया होगा, ठीक है ना। कोविड ने सब बर्बाद कर दिया। बाबू ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ जी, मेरे एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट आया और मैंने इसको ब्रॉट डाउन कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट था। यहाँ बहुत सारे मैं खर्चे करता हूँ और बहुत सारे खर्चे करने के बाद या तो रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट या आता है नेट लॉस। मैंने मान लिया चलो नेट प्रॉफिट आया जी। बेटा ये जो खर्चे हैं ना, अगर मैं इनको कैटेगराइज करूँ, मैं भी इनकम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे को भी इसकी ज़रूरत है, ये बातें सब अकाउंट्स में हो जाती हैं बहुत अच्छे से, हर टीचर बढ़ाता है। लेकिन ये बात समझ लो बस आप, जितनी आपके लिए ज़रूरी है बीएसटी के हिसाब से मैं उतनी ही बोल रहा हूँ। बेटा बहुत सारे खर्चे हैं पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मैं इन खर्चों को क्लासीफाई करूँ ना, तो मैं दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक को बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग खर्चे और एक को बोल सकता हूँ नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस को ऑपरेट करने से जो खर्चे होते हैं बेटा, वो हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बेटा नॉन ऑपरेटिंग, बेटा चाहे बिजनेस ऑपरेट मत करो, ये खर्चे तब भी होंगे। चाहे ऑपरेट ना करो, चाहे बंद करके देख लो, ताला लगा के देख लो बिजनेस में, तब भी हो जाएंगे ये खर्चे। वो होते हैं नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। सैलरी क्या होगा आपके हिसाब से? ऑपरेटिंग। बिजनेस चला रहे हो बेटा तो वर्कर की सैलरी दे रहे हो। अभी बिजनेस में ताला लगा दो, सारे वर्कर निकाल दो, किसकी सैलरी देनी? रिफ्रेशमेंट, ऑपरेटिंग। बेटा बिजनेस चल रहा है तो कस्टमर आते हैं, चाय पानी पूछना पड़ता है, खर्चा होता है जी। लीगल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। बिजनेस चल रहा है तो केस चल रहे हैं बेटा, बिजनेस नहीं तो केस का के भी क्या ही मतलब। बेटा बहुत सारे खर्चे ऑपरेटिंग खर्चे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम बिल, बेटा चाहे बिजनेस में ताला लगा के देख लो, मिनिमम बिल तो आएगा ही आएगा। वॉचमैन की सैलरी, नॉन ऑपरेटिंग। बिजनेस पे ताला लगा के देख लो, तब भी आप कहोगे एक वॉचमैन रख लेता हूँ यार, प्रेमाइसेस का ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो कुछ खर्चे ऑपरेटिंग है, कुछ खर्चे नॉन ऑपरेटिंग है। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे, तो जो रिजल्ट आता है उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और बेटा ईबीआईटी का दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। समझ आई बात? ऑल्दो क्या मेरे को अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करना होता है, क्या मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालता था? नहीं बेटा, हमें तो 11th क्लास में सिखाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सीधा नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे माइनस कर, ठीक है ना। हमें नहीं कभी सिखाया जाता, अकाउंट्स ने कभी नहीं कहा कि रिप्रेजेंट करके दिखाना है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन एज पर बीएसटी आपको जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की। समझ आया बेटा क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या होता है ईबीआईटी? ईबीआईटी का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मुझे कब पता लगा होगा ये बात? हाँ, ये मुझे नहीं पता थी, कसम से बोल रहा हूँ, जबकि 12th में भी है ये बात, रेशोस में भी, ठीक है ना। आपको लग जाएगी पता बेटा, मुझे नहीं पता लगी थी ये बात। बेटा ईबीआईटी का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। समझ आई बात? और बेटा मैंने बोला था ये चार बातें इन तीन सिचुएशन के लिए कॉमन है, यानी कि बेटा इन तीनों सिचुएशन में मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया 4 लाख रुपए। बात समझ में आई? देख लो बेटा, मैं न्यूमेरिकल बेस बनाने के लिए बहुत टाइम लगा रहा हूं, अब न्यूमेरिकल शुरू होगा। समझ आई ना? ये सारी बातें देख लिया ना आपने बेटा, सब बात पे एनालिसिस हो गया मेरा। चलो जी, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना फोकस दिखाया डबल कर देना, ठीक है बेटा। ये सबसे टिपिकल चीज पढ़ने जा रहे हो आप, ठीक है जी। चलो, और बेटा जिन्होंने छुट्टी करी है ना, सुसाइड कर लेना चाहिए उनको। चलो जी,
समझ नहीं आ सकता कुछ, मैं वीडियो दूंगा नहीं, मैंने पहले ही बोला हुआ है। लो बेटा, बात करते हैं सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 की। बेटा तीनों सिचुएशन में आपने क्या कमाया? बेटा तीनों सिचुएशन में आपने कमाए 4 लाख रुपए। ऐसा ही है बेटा, देख लो एक बार। EBIT 4 लाख था। EBIT की फुल फॉर्म क्या है, साथ साथ बोलना जरा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या हो गया सर, बोल क्यों नहीं रहे? हाँ जी, EBIT की फुल फॉर्म क्या है बेटा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तीनों सिचुएशन में बेटा EBIT 4 लाख है। बाबू अब एक बात याद करा दो लास्ट लेक्चर से, ऑल्दो हुए भी बहुत दिन हो गए। बेटा कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, याद है आपको? सबसे पहले डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। याद है आपको? कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, ठीक है ना? एक दिन अर्जुन मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब आपने कह दिया डिवेंचर का इंटरेस्ट दे दो, देन टैक्सेस, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी डिविडेंड, तो सैलरी कहाँ गई? यही पूछा था ना शायद अर्जुन क्वेश्चन। मैंने कहा पता लग जाएगा। आज पता लग गया कि EBIT आता ही सैलरी पे करने के बाद है, सारे ऑपरेटिंग खर्चे देने के बाद है, ठीक है ना? EBIT कैसे निकला? जब ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दिए, उसके बाद फिक्स सीक्वेंस है। हाँ जी, फिक्स सीक्वेंस। सर देखो मैं अकेला हूं और आप इतने सारे हो, आपकी आवाज कुछ नहीं आ रही इसके कंपैरिजन में, बोलो तो सही ढंग से। पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। सबसे पहले डिबेंचर या बैंक लोन का, देन गवर्नमेंट के, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। तो जी सर देते हैं पहले इंटरेस्ट, जैसे कि सीक्वेंस बोलता है कि सबसे पहले ब्याज देनी है। तो लो जी बेटा, लो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ब्याज पे करो। माइनस करते हैं बेटा हम इंटरेस्ट, ठीक है जी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले क्या कमाया? सर मतलब समझ में आ रहा है ना? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो सर सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट। पहले केस में सिचुएशन 1, बेटा आपने लोन लिया 0 और बेटा आपको ब्याज देना है 0 का 10%, 10। हाँ जी, कैलकुलेट कर लोगे ना 0 का 10%। हाँ जी। दूसरी सिचुएशन में बेटा आपने लोन लिया 10 लाख, 10 लाख का 10%, 10 लाख। अरे बोल दो यार निकम्मो, आती है तुम्हें परसेंटेज निकालनी? देला नहीं आती तुम्हें परसेंटेज निकालनी? आती है क्या परसेंटेज निकालनी? अभी पूछता हूँ 2-4 से, आती है मानसू परसेंटेज निकालनी? ले फटाफट बता, परसेंटेज निकाल। तूने कहा आती है? लो जी, लो प्यारे बच्चों, दूसरी सिचुएशन में आपने लोन लिया 10 लाख, 10 लाख का 10% ब्याज देनी है 1 लाख। तीसरी सिचुएशन में लोन लिया 20 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख ब्याज देनी है। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके, समझ आया सबको? बेटा जो ये रिजल्ट आता है EBIT माइनस EBT, इसे प्यार से बोलते हैं, सॉरी EBIT माइनस इंटरेस्ट, इसे प्यार से बोलते हैं EBT। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्सेस। क्लियर बात अभी तक? चलो जी बेटा करना माइनस फटाफट से। 4 लाख माइनस 0, 0। लो जी बेटा, बाबू अब मेरे को माइनस करने हैं टैक्सेस। मैं कुछ और नहीं कर रहा, मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहले डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, अभी प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करूंगा। तो बेटा मैं पे कर रहा हूं टैक्सेस और सरकार ने बोला कि टैक्स 30% है, कुछ भी कमाओ। मैंने कमाया क्या बेटा? टैक्सेस हमेशा EBT पर लगते हैं। मैंने कमाया 4 लाख, मैंने कमाया 3 लाख, मैंने कमाया 2 लाख, इस पे 30% टैक्स दे दो सरकार को। दे सर टैक्स? लो जी, 4 लाख का 30%, बताओ जी बेटा, इतनी बात ओके? समझ आई बात?
बेटा जो ये रिजल्ट आएगा इसे हम प्यार से बोलते हैं EAT। EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। दोबारा बोल रहा हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। 11th वाले जगह ये तो कर लिया था। हाँ जी, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आपने कैलकुलेट कर ली। अब बहुत आराम से सर, अब सबके लिए नई बात है, अब यहां से बहुत आराम से हो जाना। बेटा माइनस करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको याद है कंपनी का फिक्स सीक्वेंस है पेमेंट बांटने का, मैं वही फॉलो कर रहा हूं। डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड और इसके बाद इक्विटी डिविडेंड का मुद्दा। ठीक है राव, बढ़े आगे। बेटा क्या मैंने इस सिचुएशन में कहीं पर भी प्रेफरेंस की बात करी? कुछ मैंने बात ही नहीं करी। जब बेटा बात ही नहीं करी तो जीरो मान के चलो, और जीरो पे बेटा कुछ भी डिविडेंड देते रहो, जीरो ही है बेटा। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे बेटा, 0 0 चिपका दो। ओके बात। और बेटा जो रिजल्ट आएगा उसका नाम है EFE। EFE का मतलब होता है अर्निंग फॉर द इक्विटी, कि जितना पैसा बच गया सब इक्विटी के लिए बच गया। जो रिजल्ट आया इसका नाम है EFE। EFE का मतलब है अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर द इक्विटी। कि हाँ जी, मैंने अभी दिखाया ही नहीं ना कुछ भी, ये तो मेरी अजम्पशन है कि अगर मैंने डेट से पैसा नहीं लिया तो इक्विटी से लिया, तो मैं ये नहीं मान सकता कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से लिया होगा, क्योंकि बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल इज द प्री रिक्विजिशन टू स्टार्ट अ कंपनी। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ओनर फंड का होना जरूरी है। कोई भी लोन नहीं देता जब तक इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर से कंपनी नहीं चलती। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपलसरी चीज है। अगर मैंने माना ना कि मैंने इक्विटी से पैसा लिया, तो यही अजम्पशन है इक्विटी शेयर कैपिटल से ही लिया, और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। बेटा पेमेंट बांटने का तो फिक्स सीक्वेंस है। मैंने कब कहा कि पहले डेट को देते हैं और फिर इक्विटी को देते हैं? सीक्वेंस तो कंपनी लॉ में दिया हुआ है कि यही तरीका है। मैंने कोई ये कहा कि पहले डेट को देते हैं फिर इक्विटी को देते हैं? मैंने तो नहीं ऐसा कहा। हाँ जी बेटा, इतनी बात ओके हुई। चलो फटाफट से शुरू हो जाओ बेटा। EBIT के फुल फॉर्म, और मेरे साथ साथ बोलो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग फॉर द इक्विटी। आपने ये तो देख लिया होगा बेटा कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, EAT और EFE। पेपर में टाइम बचाने के लिए आप यहीं पर स्लैश करके लिख सकते हो EFE। कुछ बुक तो बेटा EAT वर्ड ही नहीं कोट करती, सीधा EFE लिखती। लेकिन मैंने सोचा क्लैरिटी पूरी तो जब कर ही रहा हूं तो बेटा ये भी समझा दो कि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं यहाँ पर। बड़े आगे मैं अब आपको ये बता देता हूं मुझे कहां पर पहुंचना है और मैं कैसे पहुंचूंगा। बेटा मुझे पहुंचना है EPS तक। ये क्या बला होती है? ये भी अब ये नई नई टर्म आपके सामने आ रही है। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर होल्डर क्या कमा रहा है। अगर किसी के पास एक शेयर हो तो वो क्या कमा रहा है कंपनी से। मुझे पहुंचना है बेटा अर्निंग पर शेयर पर। और बेटा कैसे पहुंचूंगा मैं बता देता हूं, रटवाऊंगा नहीं, पक्का समझाऊंगा। EFE को अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो मैं बेटा EPS पे पहुंच जाऊंगा। ये मैं क्या बात बोल रहा हूं, ये कैसे मैंने डिजाइन करा। बेटा देखो, चलो मेरी तरफ देखो, मैं समझा दूंगा आपको। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 4 लोगों ने मिलकर 20 रुपए कमाए, एक पर्सन के हिस्से में क्या आया? अरे बताओ फटाफट। 5 रुपए आए, इतना तो बताया जा रहा है ना। 4 लोग ने मिलकर 20 कमाए तो एक के हिस्से में कितने आए? 5 है। आपको पता है बेटा इंटेंशनली आपने एक फॉर्मूला यूज करा। देखो आपने क्या कैलकुलेट करा, आपने कैलकुलेट करा अर्निंग पर पर्सन, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन। यही तो किया आपने। 20 डिवाइडेड बाय 4, हर पर्सन के हिस्से में 5 है। मैं भी वही कर रहा हूं, मैंने कोई अनोखी बात नहीं करी। सुनो, मैं निकाल रहा हूं अर्निंग पर शेयर, आप निकाल रहे थे अर्निंग पर पर्सन। जब आप अर्निंग पर पर्सन निकाल रहे थे तो आपने डिवाइड करा नंबर ऑफ पर्सन से। मैं निकाल रहा हूं अर्निंग पर शेयर तो मैं डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ शेयर से। बस मैं यही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा बेटा। ठीक है ना? आप चीजों को रटते हो, मैं बोलता हूं ये तो सबसे आसान होती है चीजें, पता नहीं क्यों रटते हो।
समझ आई बेटा? मुझे निकालना है अर्निंग पर शेयर। कैसे कैलकुलेट हो सकता है? अगर मैं अपनी अर्निंग को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर से, तो बेटा वी कैन इजीली कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर कि हर शेयर पे आप क्या कमा रहे हो। ठीक है, पर इतना आसान थोड़ी होने वाला है, ऐसे थोड़ी मैं इतनी मेहनत कर रहा था। रिटेन अर्निंग कहाँ से निकालू? क्वेश्चन है गिवन ही नहीं है कुछ भी। रिटेन अर्निंग निकलती थोड़ी है, तो गिवन होती है कि मैंने पिछले साल में इतना पैसा रोक लिया। बेटा सुनना, अब नंबर ऑफ शेयर मुझे चाहिए, क्या मेरे को कहीं क्वेश्चन में गिवन है? निकालने यहीं से, मैं ये भी बता रहा, और कोई तरीका नहीं है, निकालने ही यहीं से है बेटा जितना गिवन है। सुनना बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे कि कैसे नंबर ऑफ शेयर निकालूं। सुनना बेटा, अगर डेट से पैसा 0 लिया, 10 लाख लिया, 20 लाख लिया, दैट सिंपली मीन्स इक्विटी से पैसा कितना लिया? अभी थोड़ी देर पहले बोला था। पहली सिचुएशन में 30 का 30 लाख, दूसरी सिचुएशन में 10 लाख यहां से लिया, चाहिए था 30 तो यानी कि 20 लाख, तीसरी सिचुएशन में चाहिए था 30, लिया 20, तो बेटा इक्विटी से 10 लाख। ऐसे ही है, लेकिन ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट निकल गई बेटा। फिर कौन सा नंबर ऑफ शेयर निकले? हाथ तो कुछ भी ना लगा, ठीक है ना? हाँ, ये एक इक्विटी शेयर के पैसे, ये तो टोटल फंड रेज्ड है ना फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, अगर पता लग जाए तो बेटा फिर वही तो बात है, लेकिन गिवन का है कुछ भी। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। अब क्या करूं? मुझे तो नंबर ऑफ शेयर चाहिए ही चाहिए हर हाल। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो? चुपचाप अजम्पशन ले लो कि शेयर की फेस वैल्यू 10 है। एज्यूम कि एक शेयर 10 रुपए का है, और मैं नहीं कह रहा बेटा सिर्फ 10 ही मान है, कुछ मान लो, लेकिन तीनों सिचुएशन में सेम मान लेना। 100 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, 50 मान लो, कुछ मान लो, लेकिन बेटा सारी सिचुएशन में एक जैसा मानना। 10 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, मैंने 10 मान लिया, आपको कुछ भी ठीक लगे मान लेना। ठीक है जी, समझ आई बात? तो बेटा मैंने टोटल 30 लाख रुपए रेस कर लिए, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कि मैंने कितने शेयर इशू करे होंगे? 3 लाख। मैंने 20 लाख रेस कर लिए, 10 का एक शेयर है, यानी कि 2 लाख शेयर इशू करे होंगे, और ऐसे ही बेटा तीसरे सिचुएशन में 1 लाख शेयर इशू करे। पक्की बात, नंबर ऑफ शेयर आ गए। ठीक है ना? मैं अपनी 12th क्लास अगर याद कर रहा हूँ ना आज, तो मेरे को बताया गया था कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, हमें दिखा दिया गया कि ये एग्जाम्पल होता है। ना तो मेरे को पेमेंट बांटने का सीक्वेंस पता था, ना EBIT पता था, ना मुझे पता था नंबर ऑफ शेयर कहाँ से आए। NCERT में पता है क्या लिखा है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर @ 10 ईच। मुझे पता ही नहीं कहाँ से आए बेटा। ठीक है ना? और बेटा मैं तो अपने बच्चों को इतनी क्लैरिटी देता हूँ कि यहाँ से शेयर आ रहे हैं, और बेटा जब आप 10 ईच लिखोगे, 10 के ब्रैकेट में एज्यूम्ड भी लिख देना कि हमने एज्यूम्ड करा। और मेरी टीचर ने क्या करा, मुझे बोर्ड पे बुलाया, कहता कंपटीशन है तेरा इसका, कौन स्पीड पे करता है। एक लड़कियों में से टॉपर को बुलाया मुझे, मैंने कहा अच्छा, रटने में तो मास्टर। मैंने बुक देखी, मैंने कहा अच्छा ऐसे है, चल भाई 1 मिनट में करके आ गया बोर्ड पे। ये ऐसे रटा हुआ था मैं। ठीक है, चलो खैर, जो बीत गया उसे क्या याद कर। बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने कैलकुलेट करे, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख आ गए। ठीक है जी, अब मैं EPS तक बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं। बेटा जब आप EPS कैलकुलेट करने लगोगे, अब ना देखो, मुश्किल ये नहीं है कि आपने ये कैलकुलेट कर लिया जी, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जो मैं आगे की बात बताने वाला हूं ना, मुश्किल ये है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाता इंसान ऐसी बातें। सुनना बेटा, थोड़ी देर पहले आपकी भी समझ ये कहती थी कि सबसे अच्छा होता है ऑनर फंड, यही कहती थी ना आपकी समझ। अब बेटा समझ को झटका लग जाएगा, और ऐसा हो सकता है रात को नींद ना आए, क्योंकि ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा आज। ठीक है ना? और आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, क्योंकि दिल हमेशा ये कहेगा बेटा कि ओनर फंड सबसे अच्छा, लेकिन दिमाग से मैंने सारी कैलकुलेशन करा दी, दिमाग हमेशा कहेगा कि बोरोड फंड सबसे अच्छा। देखो मेरी तरफ देखना, पहली सिचुएशन में सारा पैसा मालिकों का, डेट तो लिया ही नहीं, सबसे कम अर्निंग पर शेयर, सबसे कम। जैसे ही लोन 10 लाख रुपए का डाला, EPS बढ़ गया, और जैसे ही बेटा लोन अमाउंट बढ़ा दी, EPS बढ़कर 1.40। नहीं, अभी खाली टैक्स डिडक्टेबल वाला मुद्दा नहीं, इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे अभी बहुत सारे पेज हैं। समझ आई बात बेटा? ये क्या हुआ जी?
ऑनर फंड ही तो अच्छा होता है, ये क्या लोन लेना भी अच्छा होता है क्या? दिखाई नहीं दे रहा आपको लोन लेना कितना अच्छा होता है? देख लो कहाँ पहुंच गया ईपीएस, देख लो जब तक अपना पैसा था तब तक कितना था, और जैसे ही बेटा लोन अमाउंट डाला कहाँ पहुंच गए आप। चक्कर तो आए होंगे बेटा, समझ तो मतलब दिल तो मान ही नहीं रहा, दिमाग तो मान गया, कैलकुलेशन तो ठीक है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी गलत की है, चेक कर लो। दिल नहीं मानेगा, लेकिन इसको 2 दिन तक तो डाइजेस्ट नहीं होती ये बात, 2 दिन के बाद शुरू होती है डाइजेस्ट होनी। ठीक है जी। क्या मेरी तो सोच ऐसी है बेटा, क्या हर सिचुएशन में ऐसा होता है क्या? मैं तो ये देखना चाहता हूं हर सिचुएशन में ऐसा हो रहा है क्या? देखते हैं बेटा, एक काम करते हैं, सब कुछ सेम रखते हैं, एक बार एबीआईटी को 2 लाख मान लेते हैं, सब कुछ सेम रखो, बस ईवीआईटी को चेंज करके 2 लाख कर देते हैं। ठीक है, करके देखिए बेटा क्या रिजल्ट आता है। चलो देखो एक बार, मेरा तो मानना है 2-3 हिट एंड ट्रायल लगा के देख लो, क्या हर बार ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है जी, चलो जी, लो बेटा दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे सारी, इस बार सब कुछ सेम है, लेकिन बेटा ईबीआईटी की अमाउंट 2 लाख रुपए, यानी कि टोटल फंड यूज्ड अगेन 30 लाख, इंटरेस्ट 10%, टैक्स 30%, ईबीआईटी 2 लाख, तीनों सिचुएशन सेम। डेट से पहली सिचुएशन में कुछ नहीं लिया, दूसरी में 10 लाख, तीसरी में 20 लाख। ठीक है जी, चलो जी कराना बेटा सॉल्व, आप ही कराओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। शिवम भाई पहले केस में इंटरेस्ट कितना है? अरे वो तो तीनों ही केस में है, या अमाउंट बता कैसे बेटा? पहली सिचुएशन में डेट लिया नहीं, 0 का 10% 0। पायल नेक्स्ट सिचुएशन में इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10 लाख ब्याज है, 1 लाख कैसे आया? समझने का क्या फायदा हुआ बेटा? मैंने दूसरी, हाँ अरे शिवांशु बता रहे क्या? बता भाई बता, मैं घर चलो इसके बाद जैसे ही तूने बताया है तेरी। बेटा दूसरी सिचुएशन में आपने लोन लिया 10 लाख का, जब मैंने लोन 10 लाख का लिया, मुझे ब्याज कितनी देनी है? 10%। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए ब्याज देनी है। ठीक है गंगा, तीसरी सिचुएशन 2 लाख कैसे आया? हाँ आधी तो नशे में ही है तू। लो बेटा बाबू, तीसरी सिचुएशन में 20 लाख का कर्जा, 20 लाख का 10% 2 लाख। अब मैं बेटा स्पीडी करूंगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो रिजल्ट आएगा उसका नाम है ईबीटी, फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर टैक्सेस। लो बेटा टैक्सेस माइनस कराएंगे फटाफट से, टैक्स 30% है, यानी कि आपने जो कुछ भी कमाया सरकार को बेटा 30% टैक्स चाहिए, ऐसा ही है बेटा। लो जी 2 लाख कमाए 30% सरकार को टैक्स, 1 लाख कमाए 30% टैक्स, नील कमाए 30% टैक्स 30। लो बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, सरकार 0 पे टैक्स नहीं लेती बेटा कुछ भी, है ना सिमरन? आप लॉसेस कमाते हो या बेटा कुछ नहीं कमाते, सरकार को टैक्स नहीं चाहिए। जब कमाया ही नहीं तो दोगे कहां से? वो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स एक चीज होती है मैट, ये लगता है बेटा सिर्फ कंपनीज पर, आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। आपको बता देता हूं, वैसे इसने मुद्दा छेड़ दिया तो एक टाइम था बेटा जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी, लेट बैक इन 1990s शायद। बाबू रिलायंस ने अपने 10 साल तक कोई टैक्स नहीं दिया, 1 रुपए का। उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत खतरनाक था, एज वेल एज द धीरू भाई अंबानी। ठीक है ना, कान खींच लो, इतनी बड़ी हस्ती का नाम आया बेटा, वो बहुत खतरनाक थे। कहने को बेटा दुनिया की नज़र में अनपढ़ थे, लेकिन बेटा वो हर बार लॉ में कोई कमी ढूंढते थे, प्लानिंग करते थे और बेटा टैक्स नहीं देते थे। तो हमारे बहुत ही तगड़े फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, पी चिदम्बरम जी, ठीक है ना। तो उस टाइम पर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और बेटा वो लॉ लेकर आए मैट, MAT, मैट मतलब मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है वो एक मिनिमम टैक्स तो जरूर देगी और हर हाल में देगी बेटा, ठीक है ना। और बेटा जबकि ऐसी चीज़ें पार्लियामेंट में बोली जाती है, उन्होंने पार्लियामेंट में बोल दिया कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि रिलायंस की और धीरू भाई अंबानी की प्लानिंग खत्म हो जाए और ये टैक्स दे फर्स्ट ईयर में।
ठीक है ना। उन्होंने चैलेंज फेंक के मारा जब पार्लियामेंट में बोल दिया, और धीरू भाई अंबानी सर ने कहा मैं इस साल भी टैक्स दूंगा नहीं, मैं इस साल भी नहीं दूंगा। उन्होंने मतलब इतना बड़ा देश का फाइनेंस मिनिस्टर, इतना बड़ा लिखा, कह रहा है इस बार तो टैक्स दिलवा के मानूंगा, और वो कह रहे हैं मैं तब भी नहीं दूंगा टैक्स, और उन्होंने उस साल भी टैक्स नहीं दिया। और बेटा केस फाइल हुआ, और बेटा धीरू भाई अंबानी जी आखिरी में केस जीते, उन्होंने लॉ में कमी ढूंढकर फिर टैक्स नहीं दिया, और उसके बाद से रिलायंस कभी टैक्स रोक नहीं पाई, उसके बाद से हमेशा दे दिया। लेकिन जिस साल का चैलेंज था उस साल भी उन्होंने टैक्स नहीं दिया था। चलो खैर छोड़ो, वैसे बता देता हूँ, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कुछ भी कमाता रहे बेटा, अगर लॉस कमा रहा है या जीरो कमा रहा है कभी कोई टैक्स नहीं देता। चलो जी बेटा, ईबीआईटी कैलकुलेट हुआ, इंटरेस्ट माइनस करा, ईबीटी माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो है तो यहीं लिख दूं ईएफई, यही आएगा अर्निंग फॉर द इक्विटी। बेटा डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और मैं पहुंच जाऊंगा ईपीएस तक, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जैसे वहां कैलकुलेट करे वैसे यहां कैलकुलेट करने हैं। कितने आएंगे बेटा? 3 लाख, 2 लाख और बेटा 1 लाख, ठीक है जी। और बेटा ईपीएस आया, और इसके बाद तो बेटा पक्का चक्कर आ जाएगा। ये हो क्या रहा है यार? ये क्या हुआ? जैसा तुम सोचते थे तो वही हो गया बेटा। जहां सारा पैसा अपना, पहली सिचुएशन सारा पैसा अपना ही अपना, कर्जा ही नहीं है, वहां तो ईपीएस बहुत अच्छा आया। और जहां बेटा कर्जा लिया वहां ईपीएस गिर गया, और जहां बेटा बहुत ज्यादा कर्जा लिया वहां तो सारी कमाई उड़ा दी बेटा कर्जे ने। यार ये क्या हो रहा है? रट्टा मार लो, 4 लाख आया तो बेटा बढ़ेगा, 2 लाख आया तो गिरेगा, पेपर में 2.5 लाख दे भगवान तुम्हें। सर इसके पीछे कंसेप्ट चल रहा है ये यार। मेरे को अगर ये कराना होता, ये 2 न्यूमेरिकल कराने के लिए बुलाना होता, और मैं 2 न्यूमेरिकल के पीछे से कहता ये मुश्किल है, बस फिर तो मेरे ऊपर तो मस्त है, ठीक है ना। और बेटा आप इसीलिए हो यहाँ पर क्योंकि बेटा मैं चीज़ समझाऊंगा, मैं नहीं रटवा सकता पक्का, चाहे बेटा दिन लगे 5 इसको समझाने में, मैं रटवा नहीं सकता। समझाऊंगा जरूर कल, आज रात को नींद नहीं भी आनी चाहिए, सोचो क्या हो रहा है। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, बाय बाय।